प्यारे बच्चों, नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम भारत की खोज पाठ 2 तलाश भाग 3 पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम भाग 2 पढ़ चुके हैं बच्चों। मैं आपसे कुछ पूछूं तो चले। भारत माता की जय में किसकी जय होती है? आप मुझे बताएंगे? ज़रूर बताते अगर मेरे सामने होते तो। बच्चों, भारत माता की जय में भारत की जनता की जय, नदियों की, पहाड़ों की, जंगलों की और भारत की मिट्टी की जय। ठीक है, भारत माता की जय में सबकी जय होती है। ये जय किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। तो आप समझ गए होंगे। आइए अभी तलाश का भाग 3 पढ़ लेते हैं। यह काम बहुत आसान नहीं था, पर उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुरागाथाओं और दंतकथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया था। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते ही थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था, भारत माता की जय। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता कि इस पुकार से उनका क्या आशय है। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित करता। उनकी ठीक ठीक समझ में नहीं आता कि वे मुझे क्या जवाब दें, और तब वे एक दूसरे की ओर और फिर मेरी ओर ताकने लगते। ताकना मतलब देखना। मैं बार बार सवाल करता जाता। आखिर एक हट्टा कट्टा जाट, जिसका न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है, जवाब में कहता है कि यह भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। मैं फिर सवाल करता, कौन सी मिट्टी? उनके अपने गांवों के टुकड़े की, या जिले और राज्य के तमाम टुकड़ों की, या फिर पूरे भारत की मिट्टी? प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रयत्न करते रहते और आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। भारत के पहाड़ और नदियाँ, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया करते हैं, सब हमें प्रिय है। लेकिन जिस चीज़ का सबसे अधिक महत्व है वो है भारत की जनता। उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं। भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं, और उसकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो। एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। तो लग गया पता बच्चों आपको, भारत माता की जय में किसकी जय छिपी होती है? हम सब की, यहाँ की मिट्टी की, यहाँ की धरती की, यहाँ के पहाड़ों की। ठीक है, सबकी जय होती है। भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है। वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। उनकी नस्लें भिन्न हैं।
हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश के मध्य एशिया की गमक तो है ही, वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमाचल के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। पठानों के लोक प्रचलित नृत्य रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट है जैसी तमिल पर। इसमें कोई अचरज नहीं, अचरज मतलब हैरानी, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफ़गानिस्तान भी भारत के साथ हज़ारों वर्ष से जुड़े रहे हैं। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियां जो अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थीं, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थीं और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेष उसमें बिखरे हैं। विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के, जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ खींचे आते थे। धर्म परिवर्तन से अंतर जरूर आया, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी वह पूरी तरह नहीं बदल सकी। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं, बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, पर सब पर इससे भी गहरी छाप भारतीयता की है। यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग पहचान बनाए रहा। इसके बावजूद इन सबके गुण दोष कमोवेश एक से हैं। इसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। साथ ही इस पूरे दौरान वे ऐसे भारतीय बने रहे जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी, एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम चीज़ों को आकार दिया था। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जज्ब हो गए। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे, तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। सामंजस्य मतलब अनुकूलता या मेल। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के या विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं प्रोत्साहन भी दिया गया। प्रोत्साहन मतलब बढ़ावा देना। तो बच्चों, ये था पाठ का तीसरा भाग। अब गृह कार्य देख लेते हैं। आपने पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और पुस्तक लेकर पाठ को पढ़ना है।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।